हेलो दोस्तों और नमस्कार। आपका स्वागत है दैनिक टेक्निकल क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे एसी सर्किट, अल्टरनेटिव करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम, मतलब प्रत्यावर्ती धारा और बहुकला प्रणाली, जिसमें हमने 58 क्वेश्चंस पिछली सीरीज में पुटअप कर लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से 59 से। चलो देखो प्रश्न। दो फेज सप्लाई है, मतलब अपन के पास फेज सप्लाई सिस्टम है, टू फेज वाला सिस्टम है, जिसमें विद्युत विस्थापन बाइंडिंगों, ये केवल बाइंडिंगों की बात कर रहा है, बाइंडिंगों के मध्य विद्युत विस्थापन कितना रहेगा जबकि टू फेज प्रणाली है। देखो डायग्राम में देख सकते हो, इस तरह से कोई फेज है, फेज नंबर पी है, फेज नंबर क्यू है। तो इन दोनों बाइंडिंगों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का फेज एंगल होता है। विद्युतीय जो विस्थापन होता है वो हमेशा 90 डिग्री का अपन रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि तीन फेज सप्लाई वाइंडिंग, अब यहाँ फेज कितने, थ्री फेज हैं, आर बाई बी तीन फेज है, ठीक है ना। तो उनके मध्य विद्युत विस्थापन कितना रहेगा, ये थ्री फेज का आप डायग्राम देख सकते हो। ऐसी स्थिति में जो विद्युत विस्थापन होता है प्रत्येक बाइंडिंगों के मध्य वो 120 होता है, मतलब 120 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फेज बढ़ने से, मतलब फेजों को बढ़ाया जाता है, मतलब सिंगल फेज की अपेक्षा थ्री फेज की बात कर रहा है। फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के समान आउटपुट पर मशीन की रेटिंग, देखो इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हो। माना कि आपने बुक छपवाई, ठीक है ना, और एक तो छपवाई आपने 100 बुक, ठीक है ना, और एक छपवाई है आपने 5000 बुक। तो आप बताओ किसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो जो 100 बुक छपाएंगे उसकी कॉस्ट पड़ेगी ज़्यादा, मतलब इसको कहेंगे हम सिंगल फेज सिस्टम। ये क्या है, थ्री फेज सिस्टम मान लो इसको। तो जितनी ज़्यादा किताबें छपवाएंगी उतनी हमको सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उसकी दक्षता अच्छी है। उसकी दक्षता क्या है, एफिशिएंसी अच्छी है। इस लिहाजे से अपन का जो आउटपुट है उसका वो आएगा ज़्यादा, ज़्यादा आएगा तो उसकी रेटिंग अपन के पास में घटेगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि सिंगल फेज की अपेक्षा यदि थ्री फेज प्रणाली को हम लागू करें तो वो ज़्यादा आउटपुट रहती है, ज़्यादा किफ़ायती रहती है अपने लिए, ठीक है ना। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी ही पड़ जाती है जिसमें हमें सिंगल फेज का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो उस केस में तो आप दक्षता को ज़्यादा ध्यान में रख ही नहीं सकते, फिर तो हमें सिंगल फेज का इस्तेमाल ही करना है। लेकिन यदि कंपैरिजन किया जाए सिंगल फेज और थ्री फेज में, तो हमारे लिए थ्री फेज मोटर बेस्ट रहती है, क्योंकि उसका आउटपुट जो एफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा है और अपन के लिए किफ़ायती रहती है। तो चलो प्रश्न को देखते हैं। फेज बढ़ने से समान आकार की सिंगल फेज मोटर के समान आउटपुट मशीन की रेटिंग हमेशा बढ़ती है। जो रेटिंग क्या है वो हमेशा बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सिंगल फेज संचालन की तुलना में तीन फेज संचालन की दक्षता हमेशा अधिक होती है। बताया मैंने, एफिशिएंसी हमेशा, दक्षता थ्री फेज सिस्टम की हमेशा अधिक रहेगी बजाय सिंगल फेज से, तो अधिक रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो बहुफेजी मोटर, बहुफेजी मतलब है थ्री फेज मोटर, जिसमें फेज एक से ज़्यादा हो उसको हम बहुफेजी मोटर कहेंगे। में खालिस्तान का उपयोग कम होता है। देखो ये जो बहुफेजी मोटर होती हैं ये सेल्फ स्टार्ट होती है, मतलब स्वतः स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। स्वतः स्टार्ट होने के कारण, इसका कारण क्या है कि इसमें रोटेटिंग फ्लक्स बनता है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर दिशा में गति कर लेती हैं और ये खुद ऑटोमेटिक स्वतः स्टार्ट हो जाती है। इसमें किसी प्रकार की बाइंडिंग का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये पूछ रहा है कि थ्री फेज मोटर में किस चीज़ का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। दो ऑप्शन नंबर सी देखो, इसमें जो ऑक्सिलरी सहायक बाइंडिंग होती है उसका काम है मोटर को सेल्फ स्टार्ट करना, लेकिन थ्री फेज तो ऑटोमेटिक सेल्फ स्टार्ट होती है, तो इस बाइंडिंग की अपन के पास में आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग थ्री फेज मोटरों में कम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऑक्सिलरी सहायक बाइंडिंग है उसकी आवश्यकता कम पड़ती है बहुकेजी मोटर की प्रणाली में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, थ्री फेज सप्लाई का फेज क्रम। देखो मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें फेज क्रम बताऊंगा। तीन फेज क्रम बताऊंगा राइट वाले और तीन बताऊंगा रॉन्ग वाले, ठीक है ना।
तो आपको राइट वाले तीनों फेज क्रम याद रखने हैं, बाकी रॉन्ग वाले आपको याद नहीं रखने, वो मैं आपको तरीका बता दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है कि 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम, मतलब फेज है वो फेज का क्रम है वो किसके द्वारा नापा जाता है या निर्धारित किया जाता है। देखो इस तरह का कुछ मीटर होता है जिसको कहते हैं हम फेज अनुक्रम इंडिकेटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ स्टेप्स का होता है जिसमें आर वाई भी फेज रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग 3 क्लिप्स होती है, क्लिप्स में लगा के इसके रोटेशन के अकॉर्डिंग इसका पता लगाया जाता है कौन सा आर है, कौन सा वाई है, कौन सा बी है। तो फेज अनुक्रम इंडिकेटर की सहायता से फेज का अनुक्रम निर्धारित किया जा सकता है। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में 3 फेज अल्टरनेटर खालिस्तान को, देखो मैंने कहा 3 फेज हमेशा अपने लिए सही रहेगा तो इसका सरल होता है, तो इसका जो करेक्शन भी है वो भी सरल होता है बजाय सिंगल फेज के, ठीक है ना। तो 3 फेज का अल्टरनेटर का तुल्यांकन करना है सरल होता है किसके, 3 फेज के अकॉर्डिंग। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचालन की तुलना में 3 फेज संचालन में ताप छात्र हानि, मतलब कॉपर लॉसेज हमेशा कम होते हैं। देखो कॉपर लॉसेज 3 फेज में कम होते हैं तभी तो इसकी दक्षता बढ़ जाती है, ठीक है ना, तभी तो इसकी दक्षता बढ़ जाती है। सिंगल फेज में कॉपर लॉसेज या ताप क्षति होती है ज़्यादा, लेकिन 3 फेज में जो ताप क्षति है वो होती है कम, जिसी के कारण तो इसकी दक्षता 3 फेज की मोटर की अधिक होती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि सिंगल फेज है आपके पास में और एक 3 फेज है, तो किस में जो ताप क्षति है वो कॉपर लॉसेज है वो कम होते हैं, 3 फेज में हमेशा कॉपर लॉसेज कम होते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो उसी पैटर्न पर आधारित है। 3 फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणांक हमेशा कम होता है जबकि 3 फेज का शक्ति गुणांक अधिक होता है। देखो ऐसे प्रश्नों में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट करती है कि किसकी तुलना किससे करवा रहा है वो। तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है प्रश्न को पहले सावधानी पूर्वक पढ़ें, उसके बाद ऑप्शनों को देखें, ऑप्शन देखने के बाद ही आंसर पुटअप करें आप, ठीक है ना। डायरेक्ट ऐसे नहीं कि मतलब क्वेश्चन पढ़ लिया और जल्दबाजी में आपने गलत कर दिया, ठीक है ना। तो पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करें, कम पूछ रहा है ज़्यादा पूछ रहा है, किसकी किससे तुलना कराई जा रही है, तो उसी के अनुरूप आपको आंसर गिव अप करना। तो ये 67 में बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, सिंगल फेज संचारण प्रणाली की तुलना में 3 फेज संचार प्रणाली पर विश्वास अधिक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो निर्भर योग्य होती है, मतलब इस पे विश्वास ज़्यादा किया जा सकता है किस पे, 3 फेज प्रणाली पे बजाय सिंगल फेज प्रणाली पे। देखो सिंगल फेज प्रणाली पे क्या, यदि सिंगल फेज एक फेज में कोई मिस्टेक हो गई तो पूरी सप्लाई बंद है, लेकिन 3 फेज में अपने पास तो ऑप्शन 3 है ना, तो ये ज़्यादा विश्वसनीय है बजाय सिंगल फेज के, ठीक है ना। तो ये इसमें पूछ रहा है कि जो 3 फेज सिस्टम है वो सिंगल फेज सिस्टम से कितना अच्छा है, कितना बेस्ट है, कितना विश्वास कर सकते हैं उस पर। तो भैया जी 3 फेज में हम अच्छा विश्वास कर सकते हैं, मतलब निर्भर योग्य होती है। अब ये प्रश्न है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बहुपेज प्रणाली में फेज अनुक्रम खालिस्तान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो याद रखना, जो फेजों का क्रम होता है आर बाई बी, एक क्रम तो ये रही ना, ठीक है ना। दूसरा क्रम होता है बाई बी आर, दूसरा क्रम ये हो गया। तीसरा क्रम होता है बी आर और बाई, 3 क्रम होते हैं। यदि ये 3 क्रम हैं तो सही है, ये सही क्रम है, ठीक है ना। और यदि 3 क्रम उल्टे हैं इनके, मतलब आर बी बाई है, ये क्रम नहीं होता है, याद रखना। बाई आर बी ये क्रम भी नहीं होता है, बी बाई आर ये भी क्रम नहीं होता। ये 3 क्रम गलत हैं, बाकी ये 3 क्रम सही है, ठीक है ना। चलो देखते हैं आंसर में कौन सा क्रम है। बी बाई आर नहीं अपने पास, गलत क्रम है ये। आर बाई आर बी ये भी गलत है, ठीक है। बाई बी आर ये क्रम सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्रम, ये 3 क्रम तो आपको याद रखें जो कि सही हैं, और ये 3 क्रम गलत हैं जो कि आपको याद नहीं रखने। मतलब यदि इन तीनों क्रमों से आए मतलब क्रम बिल्कुल सही है, और यदि इन तीनों क्रमों से आए मतलब ये जो फेज का अनुक्रम है वो गलत है। तो ये 3 क्रम अपन के गलत हैं, और ये सी वाला ऑप्शन नंबर इसमें
सही हो जाएगा, क्योंकि बाय बी आर क्रम बिल्कुल अपना सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो स्टार डेल्टा, देखो ये रही ना स्टार डेल्टा। स्टार जोड़ के लिए क्या करते हैं, सारी बाइंडिंग जो उसकी बाइंडिंग्स होती हैं, ये रही नहीं एक बाइंडिंग, ये दूसरी बाइंडिंग और ये तीसरी बाइंडिंग, ठीक है ना। इसका एक क्रम, एक जो सिरा होता है हमेशा कॉमन किया जाता है। तो एक बाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी बाइंडिंग के पहले सिरे से बाइंडिंग के सिरे एक जंक्शन पर जुड़ते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाइंडिंग का जो एक सिरा है हमेशा ये जो कॉमन पर रहेगा, ठीक है ना। इसको कहेंगे इसी को तो न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं अपन को। इस चित्र में आप देख सकते हैं। देखो डेल्टा के लिए डायग्राम देख लो आप। डेल्टा में क्या है कि एक बाइंडिंग का सिरा दूसरी बाइंडिंग की स्टार्टिंग बाइंडिंग से जुड़ा हुआ रहता है। चलो देखते हैं, एक बाइंडिंग का अंतिम सिरा दूसरी बाइंडिंग के पहले सिरे से जुड़ा हुआ, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है ना, आपको इन क्वेश्चन को थ्योरेटिकल याद नहीं रखना, डायग्राम याद रखना। स्टार का देख लो, इस तरह से स्टार बनाते हैं अपन, इस तरह से स्टार वाली बाइंडिंग बनाते हैं, ठीक है ना। डेल्टा वाली बाइंडिंग बनानी है तो ये इस तरह से डेल्टा वाली बाइंडिंग बनानी है, ठीक है ना। तो इसको याद रखने की कहाँ आवश्यकता है आपको, ये स्टार डेल्टा वाले याद रख लो, वही काफ़ी है। चित्र देख सकते हैं इन दोनों को, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर इज द 71 में करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो स्टार जोड़े में देखो माना कोई स्टार कनेक्शन है, ठीक है ना, ये स्टार कनेक्शन है। अब स्टार कनेक्शन जो मिडिल पॉइंट है ना, उसमें धारा का मान रहेगा हमेशा 0, I बराबर 0 रहे। कैसे रहेगा, ये रहेगा KCL के अनुसार, किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार। और किरचॉफ करंट लॉ का सिद्धांत है जो किसी जो जंक्शन है उस पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का जो अंतर होता है हमेशा वो शून्य प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो अब इन सब में धारा का मान तो बराबर होगा, I1 होगा, I2 होगा माना कि, और ये I3 मान ले। तो इसमें I1 बराबर I2 बराबर I3 रहे। किसमें, स्टार की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार कनेक्शन की बात कर रहा हूँ केवल। लेकिन जो वोल्टेज रहेगा वो बी वोल्टेज, जो बी पर फेज रहेगा वोल्टेज, वो होगा BL/√3 रहेगा। किसमें, स्टार डेल्टा में। तो क्वेश्चन वोल्टेज का है तो अपन का ये इक्वेशन काम आएगी। देखो इसमें कहाँ है इक्वेशन ये वाली, तो अपन को निकालना क्या है, BL निकालना है। तो BL निकालोगे अपन तो, और √3 बी फेज हो जाएगा। तो ये ना सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो आपको याद रखना है स्टार कनेक्शन में, आपको स्टार कनेक्शन में एक चीज़ याद रखनी है, तो बी पर फेज होता है, बी टोटल लोड के बाय √3 होता है, ये याद रखना है। तो BL निकालोगे, BL निकालेंगे तो √3 और बी पर फेज हो जाएगा, ठीक है ना, बी पर फेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 73 में स्टार जोड़ में, तो स्टार जोड़ में बता दिया मैंने करंट का मान सब जगह बराबर होता है, तो ए ऑप्शन तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। I1 I2 बराबर I3 बराबर I के बराबर होता है, सब करंट का मान बराबर होता है किसमें, स्टार कनेक्शन। अब देखो नेक्स्ट डेल्टा है, डेल्टा आ गया तो डेल्टा में वोल्टेज का मान बराबर होता है लेकिन करंट का मान डिफरेंस होता है। तो वोल्टेज तो ए ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। वोल्टेज के संदर्भ में बात कर रहा है तो डेल्टा में, ठीक है ना, डेल्टा में वोल्टेज का मान बराबर लेकिन करंट का मान ये भी माना कि बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, सारे वोल्टेज आपस में बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो वही देखा डेल्टा जोड़ में धारा का मान, जस्ट देखो इसमें आई फेज का मान होगा टोटल करंट का y√3। अब देख लो कौन सी समीकरण काम में आ रही है, आई फेज ये आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि आई फेज नहीं, सॉरी आई एल बराबर √3 आई फेज, बी ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि आई एल का निकाल रहा मान, तो आई एल बराबर हो जाएगा √3 आई पर फेज, ठीक है ना। तो ऑप्शन आई एल ये रही ना √3 पर फेज, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 3 फेज लोड की पावर किस समीकरण के द्वारा निर्धारित की जाती है। देखो पहली बात मैंने आपको बता दिया, 3 फेज में तो √3 VL IL और पावर फैक्टर रहता है क्योंकि AC सप्लाई है तो cos⁵। इसके द्वारा 3 फेज की सप्लाई अपन पावर इंडिकेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
थ्री फेज लोड है तो उसमें जो पावर का मान है वो P बराबर √/3 VL IL cos फाई के द्वारा प्रतिशत किया जाता है। इसमें BL क्या है, लाइन वोल्टेज, IL क्या है, लाइन करंट, cos फाई क्या है, पावर फैक्टर, और √3 इसका वैल्यू कांस्टेंट है, P क्या मतलब पावर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इस स्टार जोड़ में, ये स्टार जोड़ की बात कर रहा है, ठीक है, स्टार जोड़ की बात कर रहा है, स्टार जोड़ की बात कर रहा है। स्टार जोड़ 3 समान लोड जोड़े, मतलब ये लोड तीनों समान है, ठीक है। तो न्यूट्रल में देखो, न्यूट्रल को बता दिया मैं KCL के अनुसार कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो धारा का मान 0 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड द्वारा ली गई लाइन धारा 10 एम्पियर है, तो प्रत्येक फेज में धारा का मान कितना होगा। देखो 3 फेज डेल्टा कनेक्शन है, पहले तो कनेक्शन बनाओ, डेल्टा कनेक्शन है, ओके जी, कौन सा कनेक्शन है, डेटा, जिसमें लाइन धारा का मान दे रखा है, मतलब IL का मान दे रखा है 10 एम्पियर, ठीक है ना। तो फेज में धारा का मान, फेज में धारा का मान बता दिया मैंने, तो I पर फेज होता है लाइन धारा बटे वाई √3 होता है, तो IL की जगह रख देंगे 10 और √/3 आंसर। तो ये आंसर देखो, तो सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि अपना कनेक्शन कौन सा है, अपना कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा में वोल्टेज तो बराबर होंगे लेकिन धारा का मान अलग अलग होगा, और धारा का मान I फेज बराबर I लोड बटे वाई √3 के बराबर होता है, और IL का मान हमको दे रखा है 10 एम्पियर, तो 10 वाई √/3 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 79 क्वेश्चन, एक संतुलित लोड और एक असंतुलित लाइटिंग लोड 3 फेज 4 वायर सप्लाई प्रणाली से जुड़ा हुआ है। इस प्रणाली में देखो वही वाला है, घुमा दिया क्वेश्चन, 3 फेज है और स्टार कनेक्शन है, ठीक है ना। तो न्यूट्रल वायर कोई भी धारा लेकर नहीं जाएगा, बी ऑप्शन नंबर इधर करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन होता है वो कभी भी कोई धारा लेके नहीं जाता है, क्योंकि इस केस में यहाँ पे धारा का मान होता है 0 होता है, किसके अनुसार, KCL के अनुसार। KCL का मतलब क्या है, किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार मिडिल पॉइंट पे, मतलब जंक्शन पे आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, या फिर आने वाली धारा माइनस जाने वाली धाराओं का योग हमेशा 0 प्राप्त होता है। इस स्थिति के अकॉर्डिंग इनका हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो न्यूट्रल वायर की धारा ली जाएगी, वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। अरे सॉरी, हाँ, कोई धारा नहीं ले जाएगा, तो सी ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है ना। बता तो मैं सही रहा हूँ लेकिन ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द, क्यों न्यूट्रल वायर कोई धारा नहीं ले जाएगी भैया, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन सेम से लग रहे हैं इसलिए लग रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी कर लेना। 79 में ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेना, न्यूट्रल वायर कोई भी धारा लेके नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये प्रश्न दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। देखो 50 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का अवधि टाइम कितना हुआ, देखो T। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है आपको, जो ए बराबर होता है 1/T होता है, ठीक है ना। तो अपन का आवृत्ति दे रखी है लेकिन टाइम पूछ रहा है, मतलब एफ का मान दे रखा, टाइम पूछ रहा, तो T बराबर हो जाएगा 1/F, T हो जाएगा 1/F, रख दो मान। तो इधर कर लेते नीचे, T बराबर हो जाएगा 1/F। तो 1 आवृत्ति मान 5 है लेकिन किलो हर्ट्ज है, तो गुना 10 की पावर 3 लगा देंगे, तो ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगी 10 की पावर -3 बटे 5, ठीक है ना। इसको अपन खोल देंगे तो 10, इसको इसमें भाग देंगे, 1 मिनट। T 5 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अवधि काल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ऐप का मान दे रखा, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गए 5 किलो हर्ट्ज, ये इसमें भाग देंगे तो ये इसमें कटेगा 2 बार, तो ये 0, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये 1 2 3 0 रहेंगी। तो इसमें यदि हम भाग देंगे, देखो ये मिली में पूछ रहा है, मिली सेकंड में आंसर बता रहा है, तो इसमें नीचे आगे 2 लग जाएगा, तो 0.2 मिली सेकंड का समय लगेगा, मिली सेकंड का समय इसमें लगेगा, ठीक है। नहीं, देखो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ए बराबर 1/T,
बस यही है। यदि आवृत्ति का मान दे रखा है जब तो 1/t हो जाएगा, यदि t का मान दे रखा है तो 1/f हो जाएगा, जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न में दिखाया गया। देखो 81 देखो, अपन को समय दे रखा है और आवृत्ति पूछ रहा है, अपन को समय दे रखा है और आवृत्ति पूछ रहा है, तो f बराबर हो गया 1/t। तो 1/t समय कितना 0.1 है, तो ये ऊपर कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10, तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी 10 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूरा टाइम दे रखा है, टी का मतलब क्या है, एक चक्कर लगाने में इसको 0.1 सेकेंड लगते हैं, ठीक है ना। तब इस स्थिति में आवृत्ति पूछ रहा है, तो आवृत्ति होता है एफ बराबर 1/t। तो 1/t की जगह 0.1 रख देंगे, ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, एक जीरो आ जाएगी मतलब 10 आ जाएगा, तो 10 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 25 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं, और बाकी की हम जो भी पॉइंट हैं वो अपन को नेक्स्ट सीरीज में समझाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस बच रहे हैं लगभग इसमें 150 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, तो ये लगभग 5 से 7-8 सीरीज में कंप्लीट होगा पूरा। लेकिन देखो ये टॉपिक है ना सबसे इम्पोर्टेंट पूरा। देखो यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के स्टूडेंट हो, या फिर टेक्नीशियन के स्टूडेंट हो, या फिर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें ये जो एसी फंडामेंटल वाला क्वेश्चन है, या एसी प्रत्यावर्ती धारा है, या फिर एसी करंट वाला है, ये टॉपिक हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और इसके हर एग्जाम में 4-5 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो भले ही इसमें टाइम लग सकता है सीरीज में, लेकिन आपको एक एक प्रश्न को हल करना है। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे, मैं कई बार कैलकुलेशन गलत कर देता हूँ या फिर जल्दबाजी में गलत हो जाती है, तो उस चीज़ को आप खुद पे भी डिपेंड रहो कि मैंने कोई फार्मूला बता दिया, और फार्मूला बताने के बाद उसमें खुद मान रख सकते हो, खुद से वो कैलकुलेट कर सकते हो। बाई चांस गलतियाँ हो जाती हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं हम, कई बार कोई चीज़ समझ में आती नहीं है, या फिर समझ में आती है तो हम ऑप्शन गलत मतलब लगा देते हैं, टिक लगा देते हैं, लेकिन हमारे कंसेप्ट सारे क्लियर रहते हैं, ठीक है ना। हम जो कंसेप्ट बता रहे हैं वो तो बिल्कुल क्लियर हैं, और फॉर्मूले भी हम कभी गलत नहीं बताएंगे। हाँ कैलकुलेशन में कई बार मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में बस, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप इंक्लूड करते हुए और चीज़ों को पढ़ो, गहराई से पढ़ो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। और आई होप ये जो भी सीरीज़ चल रही है आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ इसमें शेयर करें। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।